हेलो गाइस। रिदम लॉ में आपका स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस, भरण पोषण। किसको दिया जाता है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या ऑल्ट्रेशन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सीआरपीसी के चैप्टर 9 में बताया गया है। और किस किस को दिया जाता है, पत्नी को, संतान को और माता पिता को। इन तीनों का भरण पोषण 125 में बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं 125 की। तो भरण पोषण कौन देता है? पर्सन हैविंग सफिशेंट मीन्स, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन हो, पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति वाइफ को देगा। अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, ऐसी पत्नी जो भरण पोषण करने में असमर्थ है। या अब बच्चों की बात की गई है, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट, जो माइनर चाइल्ड हैं, जो धर्मज हो, अधर्मज हो, अवयस्क हैं, शादी हो गई हो या ना हुई हो, तो उसे भी अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड को भी देना होगा। नेक्स्ट इसी में आता है ऐसे लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड जिन्होंने मेजॉरिटी तो अटेंड कर ली है, लेकिन ऐसी संतान है जिसे शारीरिक या मानसिक एबनॉर्मेलिटी है, असामान्यता है या क्षति है कोई, जिस वजह से वो अपना मेंटेनेंस भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी अटेंड कर ली है लेकिन फिज़िकली या मेंटली प्रॉब्लम है, तो उन्हें भी, ऐसे चाइल्ड को भी, पर्सन को मेंटेनेंस देना होगा। नेक्स्ट आते हैं माता पिता। तो फादर और मदर को भी देगा, जो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, अपने माता या पिता को भी देना होता है। तो सेक्शन 125 में हमने 3 को देखा। वाइफ को, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, चाइल्ड में 2 टाइप के आ जाते हैं, अवयस्क और वयस्क दोनों आते हैं। थर्ड है फादर और मदर। फ्रेंड्स, इस प्रोविज़न को लाने की ज़रूरत क्या थी? ये प्रोविज़न लाया क्यों गया था मेंटेनेंस का? तो इसका उद्देश्य था सोशल जस्टिस को सुरक्षित रखना, सिक्योर करना कि सोशल जस्टिस बना रहे। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है मेंटेनेंस का, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। गाइस, इंटरव्यू में शाहबानो बेगम के हस्बैंड का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, मोहम्मद अहमद खान। इस केस में बोला गया था क्विक एंड समरी रेमेडी टू ए क्लास ऑफ पर्सन अनेबल टू मेंटेन, जो अपना मेंटेन भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उन्हें क्विक और समरी रेमेडी मिलनी चाहिए। गाइस, इसी केस के बाद में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 भी आया था। इसी डिसीज़न के बाद में ये एक्ट आया है। अब आया था कि सेक्शन 125 ये संवैधानिक होगा या नहीं होगा सेक्शन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में मैन और वुमेन को इक्वल स्टेटस दिया गया है कि मैन भी इक्वल होगा, वाइफ भी और हस्बैंड भी, दोनों का इक्वल है। तो वाइफ हस्बैंड की क्या ड्यूटी है, वो क्यों करे मेंटेन? तो गाइस, यूसुफ वर्सेस स्टेट का केस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 125 बताई गई है और बोला गया था कि 125 वैलिड है, आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता है। नेक्स्ट केस है नानक चंद वर्सेस चंद्रकिशोर। गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 3 केस में इसमें इंपॉर्टेंट है, शाहबानो वाला, यूसुफ वर्सेस स्टेट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बताई गई है, और थर्ड है नानक चंद वर्सेस चंद्रकिशोर। इसमें बताया गया था कि हस्बैंड की नेचुरल ड्यूटी है, मैन की नेचुरल ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को, अपने चिल्ड्रन को, अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस दे, उनका मेंटेन करता रहे, उसकी ये फंडामेंटल और नेचुरल ड्यूटी है। नेक्स्ट है, आप एग्रीमेंट कर लेते हैं शादी के टाइम पे कि आप मेंटेनेंस का क्लेम नहीं करेंगे, तो गाइस ये वैलिड नहीं है, प्रॉपरली वॉइड है ये, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 28 में बताया गया है ऐसे एग्रीमेंट जो लीगल प्रोसीडिंग को रोकते हैं, रेस्ट्रेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट वॉइड होंगे। इसलिए एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कि मेंटेनेंस को क्लेम नहीं करेंगे, वो वैलिड नहीं होता है। अब बात करते हैं माइनर कौन होंगे। तो गाइस, सेक्शन 125 के फर्स्ट क्लोज के एक्सप्लेनेशन ए में माइनर को डिफाइन किया गया है और बताया गया है जिसने मेजॉरिटी अटेंड ना की हो,
किसमें? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। गाइस इसका भी ईयर याद रखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट कौन से ईयर का है, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट कौन से ईयर का है। तो ऐसा अवयस्क कोई भी व्यक्ति बच्चा जिसने वयस्कता प्राप्त ना की हो, वाइफ कौन होंगी, ये एक्सप्लेनेशन बी में बताया गया है। इसमें ये भी बताया गया कि इसमें ये नहीं बताया वाइफ कौन होंगी, इसमें इनमें बताया गया कि कौन कौन इंक्लूड होगा। तो डाइवोर्स्ड वुमेन जिसका डाइवोर्स हो गया हो और उसने दोबारा दूसरी शादी ना की हो, तो डाइवोर्स्ड वुमेन भी वाइफ में इंक्लूड होती हैं। गाइस ये भी प्रिलिमिनरी में आ जाता है। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी वाइफ होंगी जो मेंटेनेंस के लिए हकदार नहीं होती हैं। तो आपने वाइफ में देखा डाइवोर्स्ड वुमेन भी आती है। तो लिविंग इन एडल्ट्री, अब वो एडल्ट्री में रह रही है, किसी और पुरुष के साथ रह रही है, तो उसे हकदार नहीं होगी मेंटेनेंस पाने के लिए। या बिना किसी रीज़न को बताए अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, वो भी हकदार नहीं होती हैं। या फिर सेपरेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट, या म्यूचुअल कंसेंट से पारस्परिक सहमति से दोनों सेपरेट हैं या अलग अलग रह रहे हैं। तो इन तीनों कंडीशन में पत्नी हकदार नहीं होती है मेंटेनेंस को पाने के लिए। बात आती है कि पहले तो उसे ऑर्डर दे दिया गया कि आप मेंटेन करिएगा, और 125 के 4 में जो कंडीशन तीनों बताई गई हैं वो प्रूफ हो जाती हैं कि वो एडल्ट्री में रह रही हैं, या म्यूचुअल कंसेंट से अलग अलग हुई हैं, या फिर बिना रीज़न के अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही हैं। तो सेक्शन 125 के सबसेक्शन 5 में मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि उसे रद्द कर दिया जाए मेंटेनेंस को, कंडीशंस 125 के 4 की साबित होने पर। तो मजिस्ट्रेट आदेश को रद्द कर सकते हैं। नेक्स्ट है 127। गाइस ये भी अपने ऑर्डर में चेंज ऑल्ट्रेशन लाने के लिए है या रद्द करने के लिए है। तो भत्ते में परिवर्तन करना है, ऑल्ट्रेशन इन अलाउंसेज है। तो जैसे ही व्यक्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, उसकी सर्कमस्टेंसेस में चेंज आता है, तो ऑल्ट्रेशन परिवर्तन किया जा सकता है। 127 के सेकंड में है कि रद्द या परिवर्तन। अब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई आदेश जो सक्षम सिविल न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप है, तो वो उसे रद्द भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। गाइस 126 में दिया गया है, 125 में आपने देखा मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर है वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए। 126 में प्रोसीजर प्रक्रिया बताई गई है, और 127 में ऑल्ट्रेशन बताया गया है। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन भी प्रिलिमिनरी में सेक्शन में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए रिवाइज करते रहें। ये रटना नहीं है, आपको एक बार समझ लीजिए बस। अब बात आती है कि प्रोसीजर क्या होगा, कहाँ केस किया जाएगा। या तो वो व्यक्ति जहाँ रह रहा है खुद, या उसकी वाइफ जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है जहाँ पर वो पर्सन और उसकी वाइफ लास्ट रिसाइड एक साथ किए हैं, वहाँ पर भी किया जा सकता है। या जहाँ पर लेजिटिमेट चाइल्ड की मदर हैं। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बताई गई हैं, जहाँ पर वो व्यक्ति खुद रह रहा है, जहाँ पर वाइफ है, और जहाँ पर वे लास्ट रिजाइड था उनका। ये भी प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन है कि सेक्शन 125 में जो प्रोसीडिंग है वो सिविल नेचर की है या क्रिमिनल नेचर की है, क्योंकि CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है, लेकिन इसका नेचर सिविल नेचर का है। एक केस ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीतिकांत वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का, वुमेन चाइल्डलेस एंड विडो। अब कोई विडो है, बेबी भी नहीं है, और उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, तो वो अपने स्टेप सन से ले सकती है मेंटेनेंस। अगर उसके चाइल्ड नहीं है, स्टेप मदर के चाइल्ड नहीं है, विडो है, सफिशिएंट मीन्स नहीं है, तो स्टेप सन से मेंटेनेंस ले सकती है। फ्रेंड्स पहले यूपी में मैक्सिमम लिमिट 5000 थी मेंटेनेंस को लेकर, और इसी तरह एमपी में 3000 थी। सब स्टेट में अलग अलग मैक्सिमम अमाउंट ये फिक्स की गई थी, लेकिन इसे अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया था। अब बात करते हैं सेक्शन 128 की। तो गाइस इसमें प्रवर्तन बताया गया है, एनफोर्समेंट।
तो आज हमने 125, 126, 127 और 128 सेक्शन देखे और हमने केसेस देखे। शाहबानो का केस, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो। फ्रेंड्स, शाहबानो के हस्बैंड का नेम इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो इंटरव्यू के लिए भी अभी से देखते चलें क्या क्या आता है। नेक्स्ट केस था, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का, संवैधानिकता का, उसमें यूसुफ वर्सेस स्टेट। और नेक्स्ट हमने देखा था नानक चंद का केस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एक बार और देख लीजिएगा। इससे बाहर प्री मेंस इंटरव्यू, फ्रेंड्स प्री मेंस इंटरव्यू, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करिए। एक रिवीजन ही है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर एंड सब्सक्राइब।